हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 6 के बारे में, जिसमें देखेंगे कोशिका संरचना और उनसे जुड़े उनके कार्य। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले पेपर के लिए, तो ध्यान से आराम से इस वीडियो को एंड तक देखिए और सभी चीज़ों को समझिए। तो सबसे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि कोशिका की खोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, कोशिका की खोज के बारे में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में जीवित कोशिका की खोज की थी। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन वो जीवित कोशिका नहीं, मृत कोशिका थी। तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में जब कोशिका की खोज की, उन्होंने कॉर्क के टुकड़े में मृत कोशिका की खोज की थी, ना कि जीवित कोशिका। तो ये पॉइंट गलत है। और जीवित जो कोशिका की खोज की गई थी 1674 ईस्वी में ल्यूमेन हॉक के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं ल्यूमेन हॉक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। तो यहाँ पर ये पॉइंट गलत होगा। सेकंड कह रहा है कि एंटोनी वैन ल्यूवेन हॉक ने तालाब में के जल में पहली बार मुक्त जीवित कोशिका को देखा था। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी केवल और केवल 2 को टिक करेंगे। राइट। सेकंड प्रश्न आता है कि कोशिका सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा कथन असत्य है। पहला पॉइंट कह रहा है कि स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो ये पॉइंट करेक्ट है। 1838-39 में इन्होंने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ये पॉइंट तो करेक्ट है ही। सेकेंड पॉइंट है कि रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। इन्होंने जब स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था तो उसको इन्होंने व्याख्या किया था और भी अच्छे तरीके से इसको विस्तृत करके बताया था। ये सारी चीजें नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि विषाणु कोशिका सिद्धांत का कड़ाई से मतलब पालन करते हैं। जी पॉइंट गलत होगा, क्योंकि जो विषाणु होते हैं कोशिका सिद्धांत के सबसे प्रमुख अपवाद है। ऐसा इसलिए क्योंकि विषाणुओं में कोई पूर्ण कोशिका संरचना नहीं होती है और वे केवल जीवित मेजबान कोशिका के भीतर ही अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर पूरी तरह से गलत हो जाता है। सभी जीव कोशिकाओं और अन्य उत्पादों से बने होते हैं, ये तो करेक्ट है। तो हमें यहाँ पर असत्य बताना था, इसलिए सी को टिक करेंगे। राइट। अगला सवाल क्या कह रहा है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो देखिए, कोशिका के पावर हाउस के रूप में हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और यहाँ पे देखिए, अगर हम बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहें तो एक छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी कि बताइए कि केंद्रक की खोज किसने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो ये आपको याद रखना है कि 1831 में किया गया था। रॉबर्ट ब्राउन करके थे, उन्होंने किया था खोज। ठीक है, कोशिका सिद्धांत हमने बात कर ही लिया। और 1855 में हमने एक चीज वहां पर मेंशन नहीं किया था कि जो विर्चो थे, इन्होंने कोशिका को और अच्छे तरीके से व्याख्या किया था कोशिका सिद्धांत को। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। फिलहाल यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा। इसे हम लोग हिंदी में सूत्रकर्णिका भी कहा जाता है। ठीक है, सूत्रकर्णिका कहते हैं। और जीवाणुओं में सूत्रकर्णिका की संख्या 0 होता है, कई बार पूछा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कौन सा है? देखिए, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र के रूप में माना जाता है राइबोसोम को। यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में दिए गए कथनों का परीक्षण करें। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे बैक्टीरिया हुए, एक स्पष्ट केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। इनका अनुवांशिक पदार्थ यानी जो डीएनए होता है कोशिकीय द्रव्य में बिखरा रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि इसमें दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात हम कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक्चुअली होता क्या है कि दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ या फिर गोल्जी बॉडी होता है, ऐसे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें ऊर्जा उत्पादन का कार्य मेसोसोम द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो ऊर्जा उत्पादन का कार्य होता है वो कौन करता है? मेसोसोम करता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसोसोम के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। राइट। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है कि इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक यूकैरियोटिक होता है। तो एक पी लिखते हैं और एक यू लिखते हैं। ठीक है, यानी एक प्रोकैरियोटिक हुआ और यूकैरियोटिक हुआ। पहले पी आ रहा है तो पहले पी आएगा तो 70 इस प्रकार का, और बाद में एस यू आएगा तो उसे 80 इस प्रकार का कर दो।
80 इस प्रकार का। ये थोड़ा सा लॉजिकली याद रखने के लिए मैंने बता दिया कि पहले पी आता है इसलिए 70 रखो और बाद में यू आता है उसके लिए 80 रख लो, यानी इस ना प्रकार के युग राइबोसोम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक पूछा गया था 70 इस प्रकार का, तो फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही होगा, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सब कुछ क्लियर है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। इस वीडियो का टारगेट लाइक का रखता हूँ 199 लाइक्स का, और उम्मीद करता हूँ कि आज आप डेफिनेटली इसे पूरा करेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। कोशिका का सबसे बड़ा अंग जो होता है वह केंद्रक, ऑप्शन ए केंद्रक। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। केवल पादप कोशिकाओं में जो पाया जाता है वह कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में देखने को मिलता है, और ये पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी परत होता है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि पादप कोशिका की भित्ति जो है किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ये आपको याद रखना। ठीक है, ये जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है और ये पौधों की संरचनात्मक मजबूती और सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। सेल वॉल, वॉल से क्लियर होगा कि दीवार जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। राइट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और कोशिका झिल्ली ये तीनों कोशिका पादप है, और जंतु दोनों ही प्रकार के कोशिका में देखने को मिलता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, राइबोसोम हुआ, झिल्ली हुआ, ये दोनों में देखने को मिलता है, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में देखने को मिलता है। राइट, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित कथन बताइए कौन सा गलत है। तो कोशिका झिल्ली, पहला पॉइंट यहाँ पर यह कह रहा है कि यह अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है, बिल्कुल सही है। सिंगर और निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। ये प्रश्न अभी हाल फिलहाल में एडीओ एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, ये पॉइंट गलत है। कोशिका जो झिल्ली होता है वो केवल और केवल पादप कोशिका कहना गलत होगा, क्योंकि कोशिका झिल्ली जीवन की एक बहुत ही मूलभूत इकाई के रूप में जानी जाती है, जो सभी जीवित कोशिकाओं में, चाहे वे प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, चारों ओर पाई जाती है, यानी सभी तरह के जीवित कोशिकाओं में चारों तरफ पाई जाती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और अगर यहाँ पर केवल और पादप कोशिका की बात करें तो वो आपका कोशिका भित्ति होगा, जो कि केवल और केवल मतलब सेल वॉल होगा, वो आपका केवल और केवल पादप कोशिका में देखने को मिलता है। और कोशिका झिल्ली की बात करें तो ये लिपिड और प्रोटीन की 2 परतों से बनी होती है, ये पॉइंट सही है। तो गलत यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाता है, ध्यान रखेंगे। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? ऑलरेडी ऊपर मैंने आपको बताया था, सेल्यूलोज की बनी होती है, सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये एक प्रश्न पूछा जाता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनती है? तो ये काइटिन की बनती है। ठीक है, काइटिन की, ये याद रखेंगे। क से कवक और क से काइटिन, ये ध्यान रखिएगा, याद रहेगा। अगला है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 में किया था। सब कुछ याद हो जाएगा, बस वीडियो को एंड तक अपना टाइम दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि असत्य है? देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि असत्य बताना है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, बिल्कुल सही, ऊपर हमने देख चुका है। यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली वाले अंगक होते हैं, ये भी करेक्ट है। विषाणु कोशिका सिद्धांत के अपवाद के रूप में जाने जाते हैं, ये भी सही है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यहाँ पर कह सकते हैं ये पॉइंट गलत होगा। क्यों? चलो हम एक एक करके समझते हैं। कोशिका भित्ति सभी यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो जंतु कोशिका यूकैरियोटिक होती हैं, लेकिन उसमें कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है। मतलब कोशिका भित्ति तो किस में मिलता है? हमें पादप में मिलता है, पादप जो कोशिका है उसमें मिलता है, लेकिन यूकैरियोटिक तो एक तरह से कह सकते हैं ये आपका एनिमल वाले जो इसमें होंगे वो आप जंतु कोशिका भी आ जाते हैं, तो देखने को मतलब नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं ऑप्शन डी जो कि यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। आगे बढ़े, अगला सवाल, कोशिका भित्ति के कार्यों और संरचना का पर विचार करना है। पहला पॉइंट किया पादप कोशिका को निश्चित आकृति और सुरक्षा प्रदान करते हैं कोशिका भित्ति, बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर कह रहा है हमें असत्य बताना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सही है। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी होती है, ये बिल्कुल सही है। यानी जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी होती है, बिल्कुल करेक्ट है। यह एक जीवित संरचना है जो चयनात्मक परागमय झिल्ली होता है, यहाँ पर यही पॉइंट गलत है। ध्यान से समझिएगा
कि यहाँ दो बड़ी सबसे गलतियां देखने को मिलता है। पहला पॉइंट कि कोशिका भित्ति एक मृत संरचना होती है, ना कि जीवित संरचना होती है। कोशिका भित्ति एक तरह से मृत संरचना होता है, ठीक है, राइट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है कि ये पूर्ण जो है, ये चयनात्मक जो परागमय झिल्ली कह रहा है, ये पूर्ण परागमय होती है, न कि चयनात्मक परागमय। यहाँ पानी और घुले हुए पदार्थ को आसानी से आर पार जाने देती है, और ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा, ये गलत हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमें अगर बताना था कि असत्य कथन क्या है, तो केवल और केवल 3 असत्य, इसलिए सी को टिक करेंगे, राइट। एटीपी का पूर्ण निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण जो है वो कहाँ पर होता है? यानी एडेनोसाइन जो ट्राइफॉस्फेट है, इसका निर्माण होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत। और ये बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका पूरा नाम तो मैंने आपको बता दिया, एडेनोसाइन फॉस्फेट होता है। इसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, यानी एनर्जी करेंसी के रूप में जानते हैं। इसका निर्माण की बात करें तो कोशिका श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ने से ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे एटीपी के रूप में संचित किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। अगला सवाल आता है कि गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है? गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है श्रावण और पैकेजिंग करना। यहाँ पे करेक्ट आंसर सी बनेगा। ध्यान दीजिए कि पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन एक प्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में ईआर कहते हैं, ईआर में बने प्रोटीन और लिपिड से प्राप्त होता है। उन्हें संशोधित यानी मॉडिफाई करता है और पुटिकाओं में पैक करके उन्हें गंतव्य तक पहुंचाता है, और इसी कारण से इसे एक नाम दिया जाता है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, करेक्ट हो गया यहाँ पर ऑप्शन सी, ये याद रखिएगा। अच्छा, कई बार पूछा था कि लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम का निर्माण यहीं पर होता है, गोल्जी कॉय में, ठीक है, गोल्जी कॉय में होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि केंद्रक के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए कि केंद्रक के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट है कि इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया। केंद्रिका राइबोसोम का निर्माण करती है, यहाँ पर कह सकते हैं, ये भी सही है। और केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक कक्ष कहा जाता है। ये तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट है, इस वजह से ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखेंगे। डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, डीएनए मुख्य रूप से बात करें अगर हम, तो कह सकते हैं कि केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। केंद्रक के अलावा मतलब ये आपका केंद्रक के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कोशिका के कुछ कोशिकांग में भी देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, राइट। अगला सवाल है कि कोशिका की बाहरी सीमा को क्या कहते हैं? कोशिका की बाहरी जो सीमा होती है उसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला सवाल, अंतःद्रवी जालिका जिसे ईआर कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है लिपिड और प्रोटीन का परिवहन करना। ध्यान दीजिएगा कि जो ईआर होता है मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है खुरदरा, जिसे हम लोग रफ ईआर कहते हैं, और एक होता है आपका स्मूथ ईआर होता है, यानी एससीआर, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे रफ वाला जो होता है, इसकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं, जिससे यह सूक्ष्मदर्शी में खुरदरी दिखाई पड़ती है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना होता है, आरईआर का, ठीक है, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है। और अगर वहीं हम एससीआर की बात करें, यानी स्मूथ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं। यह लिपिड और स्टेरॉइड के निर्माण में सहायक होते हैं। यकृत की कोशिकाओं में एससीआर दवाओं और जहर के निष्कर्षीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आपसे जो पूछा गया था वो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहला पॉइंट हमें असत्य बताना। तो पहला है कि इसे कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एटीपी का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। इसमें अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है, ये भी करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जी नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं, यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, इसमें झिल्लीदार कोशिकांगों का अभाव होता है, तो ये चीज गलत है, ध्यान रखेंगे। इसकी आंतरिक जो झिल्ली में क्रिस्टी नामक उभार होता है, ये तो करेक्ट है ही, तो सी को टिक करेंगे, जो कि पूछा गया था, असत्य बताना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत बी होगा। राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम जो है वो बने होते हैं आपका आरएनए और प्रोटीन का, आरएनए और प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन।
कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार अंगक बताइए कि कौन है। कोशिका के भीतर पदार्थों का जो परिवहन करता है वो करते हैं ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं अंतःद्रव्य जालिका। राइट, इसके बारे में हमने अच्छे से बात कर लिया। दो प्रकार के होते हैं, ई आर आर ई आर होता है और एक आपका एस ई आर होता है। ठीक है, रफ वाला में राइबोसोम बनता है, इसमें नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। गोल्जी उपकरण के बारे में क्या सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है गोल्जी उपकरण। तो ध्यान देना है यहाँ पर। पहला पॉइंट है कि इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है, हमने ऑलरेडी आपको ऊपर में बताया था, ये पॉइंट करेक्ट है। यह लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेता है, ये भी आपको ऑलरेडी बताया जा चुका। पादपों में इसे एक नाम दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं डिक्टियोसोम। ठीक है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। तो हो सकता है पूछे कि डिक्टियोसोम क्या है, तो पादपों में गोल्जी का उपकरण को डिक्टियोसोम कहा जाता है। तीनों सही है। यह मुख्य रूप से श्वसन का कार्य करता है, ये चीज गलत होगा क्योंकि श्वसन का मुख्य कार्य जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है, ना कि गोल्जी का उपकरण के द्वारा। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है और सही आंसर हम डी को टिक करेंगे, डी, जो कि गलत था। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य चुने। राइबोसोम झिल्ली रहित अंगक होता है, झिल्ली रहित अंगक होता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ये सही है। और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है, ये तो करेक्ट है ही। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ये भी करेक्ट है। तो कोई भी असत्य नहीं है, सभी के सभी सत्य यहाँ पर। ऑप्शन डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होगा, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। देखिए कई बार ऐसे पूछा था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, तो मादा युग्मक या फिर अंडाणु जो होता है वो सबसे बड़ा कोशिका होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे लंबी कोशिका अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो आपका तंत्रिका कोशिका होगा, जो कि सबसे लंबी हो जाता है, सबसे लंबी। राइट। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी कोशिका बताइए, तो आपका शुक्राणु हो जाएगा, सबसे छोटी शुक्राणु हो जाता है। राइट। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि लाइसोसोम के संबंध में कथनों पर विचार करें। देखिए लाइसोसोम, अब लाइसोसोम के बारे में बात करें तो इसमें शक्तिशाली पाचक एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाया जाता है ये एंजाइम, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करके इस तरह से होता है। कोशिका के भीतर आने वाले जो भी बाहरी पदार्थ होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ या फिर खराब हो चुके कोशिका होते हैं, उसे पचाने का कार्य करता है और इसे हम लोग आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं, सुसाइड बैग कहा जाता है। तो ये तो करेक्ट है ही। तो दोनों के दोनों पॉइंट यहाँ पर सही हो जाता है, इस वजह से सी को टिक करेंगे। राइट। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ल्यूमेनहॉक जो थे, इन्होंने 1674 ईस्वी में किया था। 1674 में जीवित कोशिका की खोज, ऑप्शन बी। अगला है, ध्यान रखिएगा, अगला कह रहा है कि क्रोमोसोम किसके बने होते हैं। अच्छा, लाइसोसोम के बारे में एक चीज पूछा जा सकता है कि लाइसोसोम की जो खोज किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो वो नाम आपको याद रखना है, जो कि डी डुबे हम याद रखते हैं। डी डुबे, इन्होंने 1955 में लाइसोसोम की खोज की थी। ठीक है। इसे अपशिष्ट निपटान तंत्र भी कहा जाता है, कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र या फिर सफाई कर्मचारी के रूप में जानते हैं, ये बस थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ऑप्शन बी, आरएनए और प्रोटीन। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि लवकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मिलान करें और असत्य चुने। लवक यानी प्लास्टिड जो है, जैसे कि पहला हरित लवक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। वर्णिकी जो लवक होता है यानी क्रोमोप्लास्ट फूलों को रंग देता है। अवर्णी लवक भोजन भंडारण में काम करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तीनों तो सही है। चौथा ध्यान देखिए, सभी लवक जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा पॉइंट देखें तो कह सकते हैं ये पॉइंट यहाँ पर असत्य होगा, सभी लवक जंतु कोशिका में नहीं होता है, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उम्मीद है कि आपने यहाँ तक वीडियो को अच्छे से देखा होगा, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ कि ये गोल्जी काय में इसका निर्माण होता है। अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक कौन है? अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक के रूप में हम जानते हैं जीन। ठीक है, जीन यहाँ पर भी करेक्ट होगा। यह डीएनए का वह छोटा खंड होता है जिसमें किसी विशिष्ट गुण जैसे कि आंखों का रंग, ऊंचाई आदि के लिए सूचना कोडित होती है। इसे अनुवांशिक
आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई भी कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा, डीएनए की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के रूप में इसे जाना जाता है। डीएनए गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। अच्छा, अब बात गुणसूत्र की आ गई तो गुणसूत्र भी आप देख ही लो। गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम, गुणसूत्र यानी कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन धागे संगठित होकर गुणसूत्र बनाते हैं जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। राइट, तो ये ध्यान रखेंगे। कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो किसने दिया था? ऑलरेडी हमने क्वेश्चन ऊपर में ये देखा था, सीगर और निकोलसन। ठीक है, सीगर और निकोलसन। कोशिका चक्र की अवस्थाओं के बारे में क्या सत्य है? कोशिका चक्र की अवस्थाओं के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, इंटरफेज कोशिका की विश्रामावस्था है जो डीएनए का द्विगुणन करता है। एम फेज जो होता है वास्तविक कोशिका विभाजन होता है। तो यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही हो जाते हैं, दोनों करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे किस में बदल जाता है? अभी जस्ट बात किया हमने, किसे? क्रोमोसोम में, गुणसूत्र में बदल जाता है। ठीक है, किस कोशिकांग को कोशिका के भीतर कोशिका माना जाता है? और यहाँ पर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ध्यान दीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे दो हैं कोशिका के भीतर कोशिकांग के माना कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो संरचना होती है और गुण स्वतंत्र रूप से रहने वाले बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक्स से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसे कोशिका के भीतर कोशिका क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है कि स्वयं का इसके अंतर्गत डीएनए होता है। केंद्रक के अलावा केवल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के पास अपना स्वयं का वृत्ताकार डीएनए होता है। ठीक है, स्वयं का राइबोसोम होता है, क्योंकि एक तरह से ये प्रोकैरियोटिक होते हैं तो इनमें 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, और दोहरी झिल्ली या दो परतों से घिरा होता है जो इसे कोशिका के बाहरी हिस्से से अलग कर एक स्वतंत्र पहचान भी देता है। ये कारण होता है कि कोशिका के भीतर कोशिका कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का प्रकार कितना होता है? प्रोकैरियोटिक मैंने बताया कि एक तरफ पी लिख लो, एक तरफ यूकैरियोटिक को यू लिख लेते हैं। तो पी सबसे पहले आता है तो इसमें 70 आएगा, और बाद में 80 आता है। तो पी के लिए 70 इस प्रकार का और इसमें 80 इस प्रकार का, तो यहाँ पर 70 इस प्रकार का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? बहुत सिंपल है, मैग्नीशियम। अगला है कि वर्णिकी लवक का मुख्य कार्य क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य है कि फूलों और फलों को रंग प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन बी। भोजन का भंडारण करता है अवर्णकी लवक ल्यूकोप्लास्ट। देखिए यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट जो कि मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो जड़ों और भूमिगत तने में, यानी प्रकाश से ये दूर रहता है, अंधकार यानी जैसे कि ये आपका जमीन हो गया, तो ये पौधों के जड़ों में पाया जाता है इस तरह से। ठीक है, रूट्स में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें। देखिए अर्धसूत्री विभाजन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं यह जनन कोशिकाओं में होता है, बिल्कुल सही है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अर्धसूत्री यानी आधी रह जाती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अच्छा नेक्स्ट भी है कि इसमें जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है जो विभिन्नता लाती है। तो बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। कोशिका का नियंत्रक केंद्र किसे कहते हैं? मैंने बताया था कि कोशिका का नियंत्रक केंद्र केंद्रक को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पर गलत दिया गया? तो ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का कार्य करता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, लाइसोसोम आत्मघाती थैली कहलाता है, और क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर पाचन नहीं, ये आपका प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये पॉइंट गलत होगा, डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि समसूत्री विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन को चुने। देखिए समसूत्री विभाजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यह विभाजन काई कोशिकाओं में होता है, सोमेटिक सेल में होता है, बिल्कुल सही है। और इसमें एक जो कि मातृ कोशिका से 4 संतति कोशिका बनती है, जी नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर बाकी देखिए चीजें कोई दिक्कत नहीं है, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है और यह वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होता है। तो बी यहाँ पर गलत होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवद्रव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था, ये करेक्ट है। हेक्सेल ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा था, ये दोनों के दोनों पॉइंट करेक्ट होगा, याद रखेंगे, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो कि यहाँ पर गलत दिया गया? तो देखिए सबसे लंबी जंतु कोशिका तंत्रिका कोशिका सही है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म होता है, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका अंडाणु, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होगा, सबसे छोटी होगा शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु सबसे छोटा हो जाएगा।
तो डी को टिक करेंगे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर के बारे में क्या सही है? देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंतर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं होता है। ये बिल्कुल सही है। जंतु कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ये आपका पादप कोशिका में हमें लवक देखने को मिलता है, तो ये पॉइंट गलत होगा। पादप कोशिका में बड़ी रसधानी होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हमें बताना था कि क्या सही है, तो फर्स्ट और थर्ड सही होगा, सेकंड गलत है। सेकंड गलत क्यों था ये मैं आपको बता दूं कि लवक जैसे क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है ताकि वे प्रकाश संश्लेषण कर सके। जंतु कोशिकाएं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है, इसलिए उसमें लवक नहीं होता है। क्लियर हो गया। अगला, राइबोसोम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है कि ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। ये झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते क्योंकि इसमें झिल्ली नहीं होती है, राइट। तो एक और दो सही है, तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। सत्य कथन चुनना था तो बी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, गुणसूत्रों के बारे में क्या सत्य है? गुणसूत्र क्रोमोसोम ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, करेक्ट है। जिन गुणसूत्रों पर स्थित अनुवांशिक इकाई है, तो ये तो दोनों करेक्ट है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कुट की सहायता से सही उत्तर चुनें। क्या देखिए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, बहुत सिंपल सा था, करेक्ट है। लाइसोसोम को इसका निर्माण जो है और ये गोल्जी कॉय में होता है, हमने कई बार इसके बारे में ऊपर में ऑलरेडी बात कर चुका है, तो ये भी करेक्ट है। एटीपी का पूरा जो नाम होता है एडिनोसिन फास्फेट ट्राइफॉस्फेट, तो ये भी सही है। तो तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर सी को टिक करेंगे, राइट। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और कोशिका और उससे संबंधित जो भी चीज़ें थी, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे लगभग एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया, तो ध्यान में रखिएगा। अब आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा क्यूज का क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है? मैंने आपको सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में बताया था, तब इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।